हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट का अब जो हमारा रहने वाला है वो कौन सा है, रेडियस रेशियो। ठीक है। मैं इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं तुम्हें कुछ इसकी थ्योरी लेके चलूँगी पहले। ठीक है। वैसे तुम्हारे अगर इसके HBSC या CBSE के अकॉर्डिंग देखें तो जस्ट एक डेरिवेशन है दैट इज़ इन योर सिलेबस, बट मैं तुम्हें पहले थोड़ी थोड़ी इसकी थ्योरी समझाऊंगी रेडियस रेशियो की कि मतलब ये क्या है, क्यों इसका मीनिंग क्या है रेडियस रेशियो का। ठीक है। तो कल तुमने डेंसिटी ऑफ क्यूबिक लैटिस पढ़ा था, डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रेडियस रेशियो। ठीक है। तो राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक, रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो में ठीक है, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो में अब हमारे पास सबसे पहले ये पता होना चाहिए रेडियस रेशियो है, इसमें ना कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो तुम्हें याद होनी चाहिए। पहले वो याद करो क्या है। ये जो रेडियस रेशियो हम निकालते हैं ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए निकालते हैं। ठीक है। जो मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगी साथ साथ लिखते रहो। ये पॉइंट्स तुम्हें मतलब याद रखने के लिए तुम्हें सही लगेंगे ये पॉइंट्स। ठीक है। रेडियस रेशियो ओनली फॉर ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। रेडियस रेशियो किसके लिए निकालते हैं? ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स, लाइक कौन से हुए? NaCl, ZnS, KCl। ठीक है। तो रेडियस रेशियो हमारा पहले लिख लेते हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट्स। ठीक है। उसका हम टॉपिक लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स, यू नो रेडियस रेशियो क्या होता है, किसके लिए यूज होता है? ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स लिए अब रेडियस रेशियो मतलब नाम से पता लग रहा है रेडियस की रेशियो होगी। किस किस के रेडियस की? जैसे हम R से इसको शो करते हैं। ठीक है। रेडियस रेशियो। ठीक है। रेशियो किसकी? रेडियस की। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया? रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन में रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है। मतलब रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। पता लग गया रेडियस रेशियो क्या होता है? मतलब ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। दूसरी बात क्या होती है, रेडियस रेशियो कैसे निकालते हैं? रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है। पता लग गया हमें। कुछ अब कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस पे चलना है तुमने। तो ये वाली तुमने लिख ली। ठीक है। रेडियस रेशियो पता लग गया क्या होता है। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या आती है कि अगर तो कैटायन का रेडियस ज्यादा है, कैटायन का रेडियस अगर ज्यादा है तो रेडियस रेशियो भी ज्यादा होगी। ठीक है। कैटायन का रेडियस अगर ज्यादा है तो रेडियस रेशियो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। तो लिखो इफ रेडियस ऑफ कैटायन अगर मोर है, ठीक है, तो रेडियस रेशियो भी क्या होगी? रेडियस रेशियो भी मोर होगी। पता लग गया तुम्हें इस बात का। ठीक है। उसके बाद है कि अगर ये बात तुम्हें पता है, फोर्थ कंडीशन क्या आती है? एनायन का रेडियस बहुत ज्यादा ग्रेटर होता है कैटायन के रेडियस से। ये बात का पता ही है, अभी तक पढ़ते ही आ रहे हो। एनायन का साइज ज्यादा होता है ना कैटायन से। कैटायन तो मतलब कब बनता है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। ठीक है। लूज होते हैं तो मतलब वो कैटायन क्या करता है? हमेशा लूज करता है। एनायन क्या करता है? गेन करता है। गेन करेगा तो उसका साइज भी बढ़ेगा ना, रेडियस भी क्या होगा? बढ़ेगा। पता लग गया हमें इस बात का। ठीक है। तो मतलब ये पता है। उसके बाद तो रेडियस रेशियो अगर बढ़ेगी, इफ रेडियस रेशियो इज हाई, ये बात पता होनी चाहिए। अगर रेडियस रेशियो हाई होएगी, लिखो इफ रेडियस रेशियो इज हाई, स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी होएगी ना किसकी? आयनिक कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड इज हाई। अगर तो रेडियस रेशियो हाई है तो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड भी क्या होएगा? हाई होएगा। ठीक है। और नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या आती है कि अगर रेडियस रेशियो हाई है, ठीक है, रेडियस ऑफ कैटायन भी हाई है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा? वो भी हाई होगा। ये 6 कंडीशन पे रेडियो रेशियो वर्क करता है। ठीक है। ये 6 कंडीशन मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट क्या आती है हमारी कंडीशन? ये रेडियस रेशियो सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए लगता है, जैसे NaCl, ZnS। रेडियस रेशियो का मीनिंग क्या होता है? रेशियो ऑफ कैटायन टू द रेशियो ऑफ एनायन। अगर तो रेडियस ऑफ कैटायन ज्यादा है तो रेडियस रेशियो भी ज्यादा होएगी। एनायन का रेडियस हमेशा कैटायन से ज्यादा होता है, ये पता है। रेडियस रेशियो अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी आयनिक कंपाउंड की ज्यादा होगी। और
अगर रेडियस रेशियो ज़्यादा है, कैटायन का रेडियस भी ज़्यादा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होएगा, हाई होएगा। ठीक है, पता लग गया। उसके बाद हमें ये, उसके बाद कुछ 3 पॉइंट्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी पे। हमने बात करी स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब एक हमारे पास नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी जो होती है ना आयनिक कंपाउंड की, वो कौन से 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये जो स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड्स की, वो अगर ये तुम 3 पॉइंट याद रख लेना, और वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। क्या है कि फर्स्ट पॉइंट तो हमारा कहता है कि कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन एज्यूम टू बी स्फेरिकल। हमने ये एज्यूम करना है, जो कैटायन एंड एनायन होने चाहिए ना, वो स्फेरिकल होने चाहिए। ठीक है, एज्यूम टू बी स्फेरिकल इन शेप and must be touching each other, and must be touching each other। कैटायन और एनायन स्फेरिकल होंगे शेप में और एक दूसरे को टच कर रहे होंगे ना कैटायन और एनायन, तो मतलब कि वो क्या होएगा, स्टेबल ज़्यादा होएगा। ठीक है, पता लग गया ना तुम्हें। अगर सपोज करो कैटायन और एनायन, ठीक है, हमने कैटायन बनाया पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव, ये एक दूसरे को टच भी कर रहा है और आपस में ये शेप भी स्फेरिकल बना रहा है, तो मतलब कंपाउंड कैसा है हमारे पास, स्टेबल है। ठीक है, मोर स्टेबल कंपाउंड शो होएगा उस केस में। ठीक है, लग गया पता, मोर स्टेबल कंपाउंड होएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इसमें क्या कहता है कि एनायन जनरली विल नॉट टच, एनायन जनरली एनायन will not touch to other anion। एक एनायन दूसरे एनायन को टच नहीं करेगा। ठीक है, मतलब एनायन कैटायन को तो टच कर सकता है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन कभी भी एक एनायन दूसरे एनायन को टच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से रिपल्शन बढ़ जाएगी। तुम्हें पता है रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेंगे तो वहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो वो मतलब स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं है। ठीक है, सो तुम्हें पता लग गया इस बात का। तो सेकेंड पॉइंट हम क्या लेंगे, एनायन जनरली विल नॉट टच टू अदर एनायन। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लेंगे, cation must surround by maximum number of anion। ठीक है, and vice versa। मतलब कि कैटायन और एनायन आपस में सराउंड करने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि एनायन करके कैटायन के साथ एनायन सराउंड करने चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि वो क्या होएगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अब हमने ये कर लिया, अब एनायन हमें पता बड़ा है। ठीक है, ये तो तुम्हें सारी थ्योरी पता होनी चाहिए, थ्योरी पता लग गई। एक बार दोबारा बता देती हूँ, कैटायन और एनायन स्फेरिकल होंगे शेप में, एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तो मतलब स्टेबिलिटी है, स्टेबल है कंपाउंड। एनायन जनरली टच नहीं करेगा दूसरे एनायन के साथ, अगर तो करता है टच तो मतलब कि वहाँ पे रिपल्शन आ जाएगी, तो मतलब कंपाउंड स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, कैटायन एनायन के साथ ही सराउंड करने चाहिए, या एनायन कैटायन के साथ ही मैक्सिमम नंबर से सराउंड करने चाहिए, सो दैट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, देखो हमारे पास जैसे हमें पता है, अगर हम एनायन पैकिंग करवा रहे हैं, पैकिंग में काम आते हैं ना, ये एनायन है, एनायन तुम्हें पता है फिक्स रहते हैं पैकिंग में, एनायन फिक्स, क्योंकि वो नंबर उसका ज़्यादा है, एनायन ज़्यादा, एनायन का साइज़ बड़ा है। ठीक है, वो पहले पैक करवाओगे ना तुम, तो ये कहाँ कौन सी पैकिंग में काम आते हैं पता है तुम्हें, FCC HCP जितनी भी हमने पैकिंग पढ़ी है उसमें सब काम आते हैं। कैटायन किसको लेकर चलेंगे, वॉइड को, जो खाली स्पेस बचती है। अब ये कैसे पता लगेगा भाई, तुमने ये क्यों कहा कि एनायन को पैकिंग में लेकर चलेंगे, जो मतलब सबसे पहले पैक करवाएंगे ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है एनायन का साइज़ बड़ा है, कैटायन का साइज़ छोटा है, तो ये वॉइड में फिक्स होंगे और ये पूरे पहले पैक होंगे। सपोज एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर तुम्हारे पास एक जगह तो तुम्हें पैक करवाने, एक जगह लड्डू है और एक जगह बादाम है, तो अगर तुम्हें एक जैसे मान लो कि मिठाई पैक करनी है, तो क्या तुम पहले लड्डू पैक करोगे या बादाम पैक करोगे, बादाम को तो नहीं डाल दोगे, पहले लड्डू ही पैक करोगे ना डब्बे के अंदर। फिर जो जगह बचती है तुम्हारे पास, सपोज तुमने यहाँ पे ऐसे तुम्हारे पास बॉक्स है, यहाँ पे तुमने सारे, तुम्हारे मदर ने कहा लड्डू पैक कर दो। ठीक है, लड्डू पैक करोगे ना, बादाम तो नहीं करोगे, बादाम बाद में जो वॉइड बचेंगे उस वॉइड में तुम बादाम पैक कर दोगे। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा जगह कौन घेरता है, एनायन, और उसके बाद जो वॉइड बचता है ना छोटे छोटे बीच में, वो कौन होता है, कैटायन होता है। पता लग गया इस बात का। ठीक है, तो यही चीज़ मैं इस थ्योरी में बताना चाहती थी। थ्योरी तुम्हें समझ आ गई, वैसे थ्योरी जस्ट तुम्हें याद रखनी है कि क्या है रेडियस रेशियो का रूल एंड ऑल दैट कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है इसमें हमारे पास हमारे पास इसमें डेरिवेशन आती है नेक्स्ट। ठीक है, डेरिवेशन, अब
तुम करोगे इसकी राइट डाउन द टॉपिक रिलेशन बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम, ठीक है ये है। तो तुम्हें ये पता लग गया व्हाट इज रेडियस रेशियो रूल। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन इज नोन एज रेडियस रेशियो रूल, आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद अब ना रिलेशनशिप्स आती हैं कुछ, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड और रेडियस ऑफ एटम के बीच में, ठीक है ये निकालनी है हमने। क्या टॉपिक है, रिलेशन डिराइव रिलेशन बिटवीन octahedral voids एंड रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में रिलेशन निकालनी है तुमने। तो तुमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ले लिए। वैसे तुम्हें पता है कि जैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम से घिरा होता है, लेकिन अभी हमारे पास 2 एटम ऊपर नीचे वाले दिखते नहीं हैं, 2D में बनाने वो प्रॉपर नहीं है, नहीं बन सकते, तो हम 4 एटम लेंगे, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए 6 एटम से बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 4 एटम ले लिए, ठीक है 4 एटम ले लिए। उसके बाद अब ये जो तुम्हें दिख रहा है बीच में, ये क्या बन रहा है, वॉइड ही तो बन रहा है, ठीक है। ये खाली स्पेस जो है, तो तुमने ये वॉइड बीच का ये क्या है, वॉइड है, ठीक है। तो मैं वॉइड को थोड़ा सा अलग दर्शा दूँ एक अलग से पेन से, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास, तुम्हें पता है कि यहाँ से अब इनके ना जो सेंटर पॉइंट हैं उनको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें रेडियस निकालना है। रेडियस और उसके बीच में वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये ना, और रेडियस ऑफ एटम के इनके बीच में रिलेशन निकालनी है। तो मैंने क्या कर लिया, इनको आपस में ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में रिलेशन निकालनी है, तो एक डायगोनल भी बनाना पड़ेगा रिलेशन निकालने के लिए, ठीक है। वॉइड और एटम को तो ज्वाइन करने के लिए बनाना ही पड़ेगा, करवा दिया ज्वाइन, ठीक है। तो तुमने क्या करा, यहाँ पे इसको नाम दे दिया ABCD, ठीक है, ABCD दे दिया। अब तुम्हें पता है ये यहाँ पे ये जो है ये वॉइड बन रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद अब तुमने ये लेना है वॉइड का जो रेडियस लिया ना, वॉइड का रेडियस, अंदर वाला जो वॉइड दिख रहा है इसका रेडियस तुमने क्या ले लिया, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। जो वॉइड का रेडियस लिया तुमने, वॉइड का वो स्मॉल आर लिया, ठीक है, ध्यान से समझना, वॉइड का रेडियस स्मॉल आर ले लिया। उसके बाद जो एटम का रेडियस लिया ना, कि जैसे मतलब ये वाला मैं बोल रही हूँ तुम्हें, हाँ ये जो एटम है ये है एटम, तो ये जो एटम का हमने रेडियस लिया ना, वो कितना लिया हमने, कैपिटल आर लिया, और उसका वॉइड का लिया था स्मॉल आर, ठीक है। और जो एज लेंथ ली, जैसे एज लेंथ तुम्हें पता है ए लेते हैं, एज लेंथ किसी भी साइड की होएगी वो ए होएगी, ठीक है, पता लग गया। एटम वॉइड का रेडियस क्या लिया, स्मॉल आर, और एटम का रेडियस क्या लिया, वो क्या लिया, कैपिटल आर, इस बात का ध्यान रखना। और एज लेंथ क्या ली, वो ली स्मॉल ए, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला तुमने ये पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ा हुआ है, अब क्या आएगा बताओ मेरे को, AC की वैल्यू बताओ सबसे पहले, क्या आएगी AC की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैंने क्या रेडियस क्या लिया है, आर लिया, कैपिटल आर, उधर से भी आर लेंगे, लेकिन बीच का वॉइड का स्मॉल आर इतना, समझ आई। टोटल जैसे हम करते नहीं थे अभी पीछे, हमने वो पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह में FCC वगैरह में किया था, नहीं उसमें BCC FCC जो 3 वो निकाली थी, उसमें हमने कहा था कि जैसे टोटल 4 आर आते थे हमारे पास, वो मैंने बताया था तुम्हें कैसे। यहाँ पे इसका कैपिटल आर लिया, इसका भी कैपिटल आर लिया, तो 2 आर ये हो गए कैपिटल, और बीच वाला जो वर्ड है उसका स्मॉल आर, ठीक है, समझ आ गई ना। तो ये 2R प्लस 2R, समझ आ गई। बीच वाला जो वर्ड था उसके 2 आर थे छोटे छोटे, छोटा आर 2 आर हो गया। उसके बाद ये वाला था कैपिटल, ये वाला भी था कैपिटल, 2R प्लस 2R, ठीक है। उसके बाद अब वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तुमने, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब AB का स्क्वायर की वैल्यू, अब हमने अगर एज लेंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये लिया है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये तो तुमने पहले वैसे पढ़ा हुआ है 2A स्क्वायर, ठीक है, वही रिलेशन लगाई अब हमने। और AC की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, √2A, ठीक है। अब यहाँ से ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दी और इसको सेकंड इक्वेशन दे दी, ठीक है। और अब तुम्हें पता है AB की वैल्यू AB है, और AB की वैल्यू अगर तो एज लेंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो A है, अगर रेडियस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कितनी आती है AB की, R, इधर से मतलब इधर से भी R, इधर से भी R, तो कितनी आ गई यहाँ से 2R, समझ आ गई ना, 2R पूरे की, तो AB की वैल्यू आ गई। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये कंडीशन लगानी है, AC बाय AB इज इक्वल्स टू AC बाय AB, ठीक है, AC बाय AB इज इक्वल्स टू AC बाय AB। अब AC की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से, यहाँ फिर ऐसिंता कह सकते हो, डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन, क्या आ रही है 2R प्लस आर, लिख दी हमने 2R प्लस आर अपॉन AB की वैल्यू क्या आ रही है,
ए बी की वैल्यू बताओ, यहाँ से क्या आ रही है 2r लिख दी, ठीक है। अब फिर ये वाली ले लो, ए सी की वैल्यू √2a आ रही है और इधर ए सी की वैल्यू क्या, ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, ए आ रही है। मतलब एज लेंथ वाली अलग ले ली और रेडियस वाली अलग ले ली, ठीक है, इनको इक्वेट कर दिया। अब आर से ये कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ से r + r/r = √2/1 बच गया। फिर उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया ये r/r को, तो 1 + r/r = √2, तो r/r = √2 - 1, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिख रही हूँ मैं r/r √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 होती है ना, तो ये r/r = 1.141 होती है ना, 1.141 माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इस वैल्यू पुट कर दी थी। अब इसमें से इसको माइनस करो, r/r क्या आ जाएगा 0.414, ठीक है, तो r = 0.414 इंटू कैपिटल R, ये आ जाएगा हमारे पास। समझ आ गया सबको, इसमें से माइनस कर दो, ये आ जाएगा 0.414r, मतलब कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में रिलेशन निकला वो रेडियस क्या निकलेगा उसका 0.414 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल R, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आई किस किस में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड रेडियस ऑफ एटम में, ठीक है। समझ आ गई होगी ये बात, तो बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इस बात में। उसके बाद ना ये वाला टॉपिक हुआ तुम्हारा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वही, जैसे ये रिलेशनशिप निकाली है ना, सेम इसी तरीके से तुम दूसरी रिलेशनशिप निकाल लोगे। इसमें क्या है दूसरी में, जस्ट अ मिनट, दूसरी रिलेशनशिप क्या है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम। पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिया था, आई होप सबको समझ आ गई होगी, वैसे बहुत इजी थी, बस 2 बार इस वीडियो को जरूर देख लेना कि ताकि पॉइंट्स क्लियर हो जाए, ठीक है, तो आ जाएगी समझ। डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में तुम्हें रिलेशन निकालनी है अब हमारे पास, ठीक है। इसमें हमें क्या लेना है, BCC का लेना है स्ट्रक्चर, ठीक है। तुम्हें बॉडी सेंटर्ड का लेना है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, तो वो तुम्हें बनाना आता है, बॉडी सेंटर का बना के देखो पहले, ओके। तो यू हैव टू ड्रॉ दिस एंड अब तुम्हें ये पता है कि इसमें कॉर्नर्स पे तो एटम्स होते ही होते हैं, ठीक है जी। कॉर्नर्स पे एटम होने के बाद इसके कहाँ होता है, बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे होता है। ये मैं तुम्हें पहले इसके डेरिवेशन में भी करवा चुकी हूँ कि अब इसके वॉइड, ये जो वॉइड था इसको इसके साथ हमने क्या कर लिया, अटैच करवा दिया, ठीक है। ये वॉइड लिया हमने सेंटर में और ये अटैच करा दिया। अब मैंने नाम दे दिया इसको A, इसको B, इसको C, इसको D और यहाँ से इसको ज्वाइन करवा दिया। ऐसे ही लिया था ना पिछली बार भी, ABCD, ठीक है, ये चीज़ करती हमने। उसके बाद अब बस तुम्हें अगर पिछली डेरिवेशन BCC की याद है ना तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने उसमें SBC की ली, इसमें BCC की ले लेंगे। तो अब सबसे पहले ट्राइंगल ले ली, कौन सी, इन ट्राइंगल ABC, कौन सी ट्राइंगल ली, ABC, ये वाली जो ट्राइंगल तुम्हें दिख रही है वही चीज करोगे। AC = √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, वही मतलब AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, ये सबकी एच लेंथ तो ए ही लेते हैं हम, एच लेंथ ए ली हमने, तो क्या आ जाएगी A² प्लस A²। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, AC = √2a, ठीक है। ये तो पता ही था, ना भी करते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि पहले की हुई है हमने ये, ठीक है। लेकिन अब तुम्हें पता है, बट AC = अगर रेडियस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 2r आती है, पता है ना। ये AC मैंने कहा था एटम का हमने रेडियस कैपिटल R लिया है, R इसका ज्वाइन हो रहे हैं आपस में, तो क्या आएगा 2r आ जाएगा, ठीक है। तो 2r = अब इक्वेट कर दो इसको √2a, तो R की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, a/√2, ठीक है। R की वैल्यू क्या आ गई, a/√2। आई होप क्लियर है। उसके बाद अब नेक्स्ट ट्राइंगल दिख रही है ACD, वो ट्राइंगल ले ली, उसमें वही AD की वैल्यू निकालोगे, AD की वैल्यू निकालो AC का स्क्वायर
प्लस में सी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। ए सी की अभी अभी वैल्यू आई है √2a, ठीक है, तो वो पुट कर दी हमने, मतलब 2a का स्क्वायर प्लस सी डी की वैल्यू a का स्क्वायर, मतलब एज लेंथ के हिसाब से निकाल रहे हैं, फिर रेडियस के हिसाब से इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, √3a। तो अब ए डी की वैल्यू एज लेंथ के हिसाब से तो √3a आ गई। अगर मैं उसके हिसाब से बात करूँ अब रेडियस के हिसाब से, तो क्या आएगी बताओ मेरे को, ए डी की वैल्यू ये रही, खुद बता दो अब मुझे क्या आएगी। बीच वाले रेडियस क्या होंगे, स्मॉल आर दो, यहाँ का रेडियस कैपिटल आर, यहाँ का भी रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। तो क्या बन गया, एडी की वैल्यू तुम्हारे पास 2r + r। क्लियर है ना, ये पॉइंट मेन है, ये पता होना चाहिए ना कि ये अब ये ना कह देना कि ये कहाँ से आई 2r + r, समझ आ रही है ना। ये पूरी तुम्हें पता है कि ये बीच वाला हमने वॉइड का स्मॉल आर दो हो गए, और इधर वाला एटम का और इधर वाला एटम का क्या होगा, कैपिटल आर। तो क्या आया, 2r + r, 2 कॉमन ले लिया, r + r आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को भी इक्वेट कर दिया मैंने, दोनों एडी की वैल्यू थी, तो क्या आ गई, 2r + r = √3a, ठीक है। तो r + r = √3a/2, ये आ गई तुम्हारे पास वैल्यू, ठीक है। क्लियर दिख रहा है, √3a/2। उसके बाद अब तुमने सेकंड इक्वेशन बना लिया, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, इसको डिवाइड कर दो, सेकंड बाय फर्स्ट लिख लेना, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। तो r + r = r √3a/2 डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड किया a/√2, ठीक है, √2। अब इसको मतलब ये डिनोमिनेटर ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए अब यहाँ से हमने क्या लिया, r + r/r √3a/√3a, क्या बचता था हमारे पास, √3a/2 × √2/a। क्लियर है, ठीक है। a से a कैंसिल कर दूं, और क्या कैंसिल कर सकती हूँ, अब 2 को लिख सकती हूँ √2 × √2, तो यहाँ लिख दो r + r/r √3, इसको लिख सकती हूँ √2 × √2 लिख दिया, √2, ठीक है। √2 से √2 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे, √3/√2, ठीक है, √3/√2 बच गया। तो यहाँ से इसको r/r सॉल्व कर लिया, 1 + r/r = √3/√2, ठीक है। उसके बाद ऐसे लिख सकती हूँ, r/r √3/√2 -1 को इधर लाके -1 हो गया। तो r/r √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपॉन, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया 1.414 अपॉन में 1.414, ठीक है। तो r/r = 0.225, तो r की वैल्यू क्या होगी, 0.225 × कैपिटल R। तो दिस इज द रिलेशन, पता लग गया, दिस इज द रिलेशन, ठीक है। प्रॉपर समझ आ गया, इजी था, बस थोड़ा मैथमेटिकल वर्क है, तो बायो वाले स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, बस मैथमेटिकल वर्क को थोड़ा सा 2 बार प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। सो कर लेना ये अच्छे से। रेडियस रेशियो के अंदर 2 डेरिवेशन आती हैं, तो ये 2 डेरिवेशंस हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है या नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन तुम्हें एक बार समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ओके, और साथ साथ कर लिया करो, साथ साथ चेक करवा लिया करो। ओके, गुड लक, थैंक यू।